मैंने कहा ठीक है, मैं वादा करता हूँ। कोशीला खुश हो गई। इसने मुझे उठाकर साड़ी में छुपाया तो मैंने कहा तुम मुझे घर में किसी और जगह क्यों नहीं छुपा देती? अपनी साड़ी में कब तक छुपाती फिरोगी? वो बोली आप कहते हैं तो मैं आज रात आपको अपने कपड़ों की छोटी अलमारी में छुपा दूंगी, वहाँ आपका दम तो नहीं घुटेगा। मैंने कहा हम देवता समान हैं, हमारा दम नहीं घुट सकता। वो छत से नीचे उतर गई। माताजी की चारपाई के सामने बैठकर इसने खाना खाया। मैं इस वक्त भी इसके साड़ी के अंदर छुपा बैठा था। इस तरह एक जगह साकित होकर बैठे रहने से मुझे भी बड़ी कोफ्त होती थी। खाना खाने के बाद कुशीला हाथ धोने गुस्ल खाने में आई तो मैंने इसे कहा तुम मुझे अभी अपनी अलमारी में छुपा दो। वो बोली ठीक है महाराज, मैं भी आपको अपनी अलमारी में बिठा देती हूँ। कुशीला की अलमारी दूसरे कमरे में थी। दीवार में बनी हुई छोटी सी अलमारी थी जिसमें इसकी कुछ किताबें और साड़ियाँ वगैरह पड़ी थी। कोशीला बीए कर चुकी थी और अब अंग्रेजी और हिंदी रिसालों और अखबारों में सोशल फलाह व बहबूद के मज़ामीन लिखती थी। इसने अलमारी खोली और ज़रा आगे होकर मुझे अपनी साड़ी में से निकाला और अपनी साड़ियों के पीछे बिठा दिया और आहिस्ता से पूछा महाराज यहाँ आपको तकलीफ़ ना होगी? मैंने कहा मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन पिताजी से तुम्हारी जो बात हो मुझे फ़ौरन आकर बता देना, क्योंकि मुसीबत को मैं तुम्हारे घर के ऊपर मंडलाते हुए देख रहा हूँ। अगर जल्दी कोई उपाय न किया गया तो इस घर की खुशियाँ और सुकून बर्बाद हो जाएगा। इसने कहा महाराज मैं फ़ौरन आपको बता दूंगी। ये कहकर इसने अलमारी बंद कर दी। मेरी स्कीम अगरचे ज़रा पेचीदा हो गई थी, मगर मुझे यकीन था कि कामयाब ज़रूर होगी, क्योंकि मैं कुशीला को नाग देवता के भाई की हैसियत से डराने में कामयाब हो गया था और अपने घर को तबाही से बचाने के लिए कुशीला कुछ भी कर सकती थी। अलमारी की बंद फिजा में अजीब सी नामानूस बू फैली हुई थी। शायद ये फ़नाइल की गोलियों की बू थी। पहले तो मैं इंसान और सांप होने की हैसियत से इस बू को बर्दाश्त करता रहा, फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं ज़्यादा देर अलमारी में इस बू को बर्दाश्त न कर सकूँगा। फ़नाइल की गोलियाँ तय की हुई साड़ियों में कुछ ज़्यादा ही रखी गई थी। इसकी तेज़ बू सीधी मेरे इंसानी दिमाग में चढ़ रही थी और मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन मैं अलमारी में बंद था और मुझे इस वक्त तक यहीं बंद रहना था जब तक कि कुशीला दोबारा नहीं आती। खुदा ने मुझ पर बड़ा रहम किया कि कोई 1 घंटे बाद ही कुशीला मेरे लिए दूध लेकर आ गई। इसने अलमारी का पट खोला तो ताज़ा हवा अंदर आई और मेरी जान में जान आ गई। मैंने इसे अपनी मुसीबत बताई तो वो कहने लगी महाराज मैंने तो आपकी इच्छा पर आपको यहाँ रखा था, वरना मुझे तो बड़ी खुशी थी कि भगवान के अवतार मेरे दिल के पास हैं और फिर आप छोटे से हैं, आपको कोई देख नहीं सकता, आप मेरी साड़ी में छुपे हुए हैं। इसने मुझे दूध पिलाया और उठाकर अपनी साड़ी में छुपाने लगी तो मैंने पूछा पिताजी से कोई बात हुई? वो बोली पिताजी अभी तक वापस नहीं आए, इनके आते ही मैं इनसे बात करूंगी। मैंने एक स्कीम सोच ली है, मुझे बताओगी? मैंने पूछा। इसने मुझे साड़ी के अंदर रखकर अपनी साड़ी को ठीक करते हुए कहा महाराज आप तो मेरे साथ ही हैं, पिताजी से जब बात करूंगी तो आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। कुशीला का छोटा भाई जिसकी उम्र 10-11 बरस की होगी अंदर आ गया। बोला दीदी तुम अलमारी में किससे बातें कर रही हो? कुशीला ने कहा मेरी इस अलमारी में भगवान कृष्ण की जो तस्वीर है ना, मैं इससे बातें कर रही हूँ। और वो माता जी के कमरे में आ गई। शाम के वक्त कुशीला का बाप वापस आ गया। इसने अपनी बीवी यानी कुशीला की माँ से खैरियत दरियाफ्त की। कहने लगा हेडक्वार्टर में देर हो गई। पैलेस होटल के धमाके की वजह से केंद्रीय मंत्री ने सख्त दबाव डाला हुआ था। एक आतंकवादी दहशतगर्द पकड़ा गया है। अभी वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, बड़ा टाइम देना पड़ता है। कुशीला भी पास ही बैठी थी। इसने जो स्कीम सोच रखी थी इस पर अमल शुरू करते हुए अपने बाप से कहा पिताजी मेरा एक काम कर दें। इसके बाप ने कहा कहो बेटी क्या काम है? कुशीला ने कहा पिताजी कोलकाता के अंग्रेजी अखबार अमृत बाजार फरीदका के एडिटर ने मुझे कहा है कि मुझे इनके लिए आतंकवादी पर एक रिसर्च मजमून लिख दूं। इसके लिए ज़रूरी है कि मैं 1-2 दहशतगर्दों से खुद बातचीत करूं, इनको एक नज़र देखूं। आपके पास इस वक्त 1-2 आतंकवादी CIA के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। अगर मुझे इनको देखने और इनसे 2-1 बातें पूछने का मौका मिल जाए तो मेरा मजमून बड़ा कामयाब रहेगा और हो सकता है अमृत बाजार पत्रिका के एडिटर मुझे दिल्ली में अपने अखबार का मुस्तकिल नुमाइंदा मुकर्रर कर दें। मैंने दिल में कुशीला के जहन की दाद दी। इसने ऐसी स्कीम सोची थी कि इसके बाप के लिए इनकार करना मुश्किल हो गया था और ऐसा ही हुआ। इसके बाप ने कहा बेटी अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कल ही अपने साथ ले चलूँगा। इस वक्त CIA के हेडक्वार्टर में सिर्फ 2 आदमी हमने ऐसे पकड़ रखे हैं जिन पर हमें शुबा है कि वो आतंकवादी हैं। तुम बेशक इनसे बातचीत कर लेना, मगर मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम्हें इन ख़तरनाक लोगों से अकेला नहीं मिलने दूंगा। कुशीला ने कहा मैं अकेली मिलना भी नहीं चाहती पिताजी, आप ज़रूर मेरे साथ रहें। कुशीला इतनी खुश नहीं होगी जितना खुश मैं हुआ था। दूसरे रोज़ दोपहर से पहले कुशीला का बाप थाने से आ गया और कुशीला को साथ लेकर CIA के हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हुआ। मैं कुशीला की साड़ी में ही छुपा हुआ था। हम रक्शे में थे। मैं साड़ी में से अपना सर बाहर नहीं निकाल सकता था। खतरा था कि कुशीला का बाप मुझे देख न ले। चुनाचा मुझे कुछ मालूम नहीं कि रक्षा कौन कौन सी सड़कों पर गुजरता हुआ आखिर एक जगह घूमकर थोड़ी दूर तक चला और फिर रुक गया।
कुशीला रिक्शे से उतरी और चलने लगी। मैंने ज़रा सी गर्दन ऊपर की। मेरे आगे कुशीला की साड़ी का पल्लू था। सर्दी की वजह से कुशीला ने सूती साड़ी पहन रखी थी जिसमें से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कुशीला ने मुझे रवाना होने से पहले गुसल खाने में जाकर बता दिया था कि जिस आदमी को हम देखने जा रहे हैं इससे बातें करते वक्त पिताजी मेरे पास ही बैठे होंगे, इसलिए आप खामोशी से मंत्र पढ़कर फूंक दे। मैंने कौन सा मंत्र पढ़कर फूंकना था? मुझे तो सिर्फ ये देखना था कि जिस आदमी को पुलिस ने दहशतगर्दी के शुबे में पकड़कर ज़ेरे हिरासत रखा हुआ है वो कमांडो खालिद ही है या कोई और है। मैंने कुशीला से कहा था, फिक्र ना करो, मैं खामोशी से मंत्र पढ़कर फूंकूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। भगवान करे ये वही आदमी हो जिसकी शक्ल मुझे नाग देवता ने दिखाई है। मुझे महसूस हो रहा था कि कुशीला एक दो राहदरियों में से गुजरी है। इसके पिताजी को 2-3 आदमियों ने नमस्ते भिंडारी जी भी कहा था। ये आदमी खुफिया पुलिस का आदमी था और यहाँ इसको सभी जानते थे। फिर ऐसा लगा जैसे हम लोग सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। हम दिल्ली CIA के हेडक्वार्टर के किसी तहखाने में जा रहे थे जो यकीनी तौर पर टॉर्चर सेल ही था। नीचे पहुंचकर किसी ने कुशीला के बाप को नमस्कार भिंडारी साहब कहा। कुशीला के बाप ने पूछा, मुलजिम इसी सेल में है या किसी दूसरी सेल में पहुंचाया गया है? दूसरे आदमी ने कहा, सर इसी सेल में है। ये कोई पुलिस का संतरी होगा जो वहाँ गार्ड की ड्यूटी दे रहा था। वो मुझे नजर नहीं आ रहा था क्योंकि मैं कुशीला की साड़ी के अंदर था। कुशीला के बाप ने संतरी से कहा, मुखराम दरवाज़ा खोल दो, मुझे मुलजिम से कुछ बातें पूछनी है। मुझे पहले ताला खुलने और फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। कुशीला आगे बढ़ी। अचानक मुझे कमांडो खालिद के जिस्म की तेज़ बू महसूस हुई। मैं आज भी इस मुअम्मे को हल नहीं कर सका कि मुझे इससे पहले कमांडो खालिद की बू क्यों नहीं महसूस हुई थी, जबकि एक रोज़ पहले तेज़ हवा में भी मैंने इसके जिस्म की बू दूर से आती महसूस कर ली थी। फिर ऐसा क्यों हुआ कि कमांडो खालिद दिल्ली शहर में ही था और मुझे इसकी बू बिल्कुल नहीं आई थी, बल्कि ऐन इस वक्त महसूस होने लगी जब इस कोठरी का दरवाज़ा खोला गया जिसमें वो बंद था। हो सकता है इसकी वजह यह हो कि मुझ पर जो दौरा पड़ता था मैं इसकी वजह से सांप की शक्ल में तब्दील नहीं हुआ था, बल्कि इस सांप के डसने से मेरी इंसानी शक्ल तब्दील हुई थी जिसने मुझे गड्ढे में दफन शुदा हालत में काटा था। मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि जिस सांप ने मुझे डस कर इंसानी रूप में तब्दील किया था इसके जहर का असर मुझ पर कब तक कायम रहेगा और मुझे में और कौन कौन सी तब्दीलियाँ होंगी। इस सांप के जहर का पहला असर तो ये हुआ था कि मुझे अपने किसी करीबी साथी की बू दूर से आ जाया करती थी। इसमें गड़बड़ पैदा हो गई थी। कुशीला के बाप ने किसी को हुक्म देने के अंदाज में कहा, सीधे होकर बैठ जाओ। कुशीला जानती थी कि मुझे इस आदमी को देखकर शनाख्त करना है कि आया ये वही शख्स है जिसकी शक्ल मुझे नाग देवता ने दिखाई है। इसने साड़ी के पल्लू को संभालने के बहाने अपनी साड़ी को जरा सा नीचे कराया। साड़ी नीचे करने से मेरा सर थोड़ा सा बाहर आ गया। मैंने देखा कि तहखाने की मदम रोशनी में एक आदमी ज़मीन पर कंबल लपेटे बैठा था। मैं इसे कैसे नहीं पहचान सकता था। ये मेरा मोहसिन और मेरा मुजाहिद साथी कमांडो मंजर खालिद था। इसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और एक आंख सूजी हुई थी। कुशीला के बाप ने अपनी बेटी से कहा, कुशीला बेटी, ये आतंकवादी पाकिस्तान से जासूसी करने यहाँ आया है। इसके दूसरे साथी भी हैं जिन्हें हम बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। तुम्हें इससे कुछ पूछना है तो पूछ लो। मेरे और कुशीला के दरमियान ये बात तय हो चुकी थी कि अगर ये शख्स वही हुआ जिसकी शक्ल मुझे नाग देवता ने दिखाई थी तो मैं इसकी साड़ी के अंदर अपना सर इसके जिस्म से 2 बार रगड़ूंगा। चुनाचा मंजर खालिद कमांडो को देखने के बाद मैंने ऐसा ही किया। कुशीला फौरन समझ गई कि हमें हमारा मतलूबा शख्स मिल गया है। इसने कमांडो खालिद से यूं ही सवालात पूछने शुरू कर दिए जिसके जवाब कमांडो खालिद ने बेदिली से हाँ और ना में दिए। कुशीला मुझे वक़्त दे रही थी ताकि मैं नाग देवता का खास मंत्र पढ़कर इस आदमी पर फूंक सकूं जिसके बाद इसके ख़ानदान पर आने वाली मुसीबत से निजात मिलनी थी। मैं ये सब कुछ ड्रामा कर रहा था। मुझे भला कौन सा मंत्र पढ़ना था। मैंने यूं ही एक बार कुशीला पर जाहिर करने के लिए मुंह से फंकार की हल्की सी आवाज़ निकाली जिसको वही सुन सकी थी। इससे मेरी मुराद ये थी कि वो समझ जाए कि मैंने मंत्र पढ़कर फूंक दिया है। हकीकत में मैं ये सोच रहा था कि कमांडो खालिद को यहाँ से किस तरह फरार कराया जा सकता है। ये इतना आसान काम नहीं था। कोठरी तहखाने में थी और बाहर पुलिस का संतरी पहरे पर मौजूद था। इसके अलावा यह तहखाना भारत की मरकज़ी हुकूमत की इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर की इमारत में था। यहाँ तक मेरा एक सांप की शक्ल में पहुँचना इतना आसान नहीं था। मुझे रास्ते का भी इल्म नहीं था। मैं यही सोच रहा था और कुशीला की साड़ी से ज़रा सा सर बाहर निकाले अपने साथी मुजाहिद कमांडो मंजर खालिद को भी बेबसी की हालत में देख रहा था। इसकी शक्ल सूरत जाहिर कर रही थी कि इस पर बेपनाह तशद्दुद किया गया है, लेकिन वो एक बहादुर और इस्लाम का सच्चा मुजाहिद था। इसने अभी तक अपने किसी साथी का नाम पता नहीं बताया था। जब कुशीला को यकीन हो गया कि मैंने मंत्र फूंक दिया है तो इसने अपने बाप से कहा, पिताजी अब मुझे किसी दूसरे आतंकवादी से मिलवा दें। इससे जो पूछना था मैंने पूछ लिया है। इस दौरान
दौरान मैंने बड़ी कोशिश की और कोई ऐसा तरीका निकालूं जिससे मैं कमांडो खालिद को बता सकूं कि वो फिक्र न करे, मैंने इसे देख लिया है और मैं इसे इस जहन्नम से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन कोशीला के बाप के होते हुए मैं ऐसा नहीं कर सकता था। अगर इसका बाप हमारे साथ ना होता तो मैं कमांडो खालिद पर अपना आप जाहिर कर सकता था और मुझे देखकर इसका हौसला भी बढ़ सकता था और उम्मीद भी बन जाती कि मैं इसको वहाँ से निकालने की कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन कोशीला का बाप अपनी बेटी के बिल्कुल साथ ही स्टूल पर बैठा था और एक गार्ड संतरी भी हमारे पीछे राइफल लेकर खड़ा था। दोनों बाप बेटी कोठरी से बाहर आ गए। कोशीला कुदरती तौर पर यह जानने के लिए बेकरार थी कि क्या यह हमारा मतलूबा आदमी ही था और क्या मैंने इस पर नाग देवता का मंत्र फूंक दिया था। वो अपने बाप से अलग होने के बहाने तलाश करने लगी थी। एक बार इसने बाप से कहा कि यहाँ फिजा बड़ी बंद है, मैं बाहर जाऊँगा। जब बाप ने कहा कि अब आई हो तो दूसरे दहशतगर्द से भी बातचीत कर लो, सिर्फ 1 मिनट ही लगेगा। दूसरा दहशतगर्द कोई भारतीय सिख था। कोशीला ने इससे यूं ही 2-1 बातें पूछी और अपने बाप से कहा, पिताजी यहाँ बाथरूम किस तरफ है? बाप ने कहा, ऊपर वाले कमरे में आ जाओ बेटी। मैंने बड़ी एहतियात के साथ कोशिश करके अपना छोटा सा सर कोशीला की साड़ी से थोड़ा सा ऊपर करके रखा था ताकि मैं देख सकूं कि कमांडो खालिद के तहखाने वाली कोठरी को यहाँ से कौन सा रास्ता जाता है। मैं एक जीने और रहदरी को अपने जहन में बिठाता जा रहा था। हम लोग एक जीने पर से होकर ऊपर वाली मंजिल में आ गए। कोशीला का बाप एक कमरे में आकर कहने लगा, बेटी वो सामने जनाना बाथरूम है। कोशीला तेज तेज कदमों से बाथरूम में आ गई। अंदर आते ही इसने दरवाजे को चटखनी लगाई और चेहरा अपनी साड़ी की तरफ झुकाकर बोली, महाराज क्या ये वही आदमी था? मैंने धीमी आवाज में कहा, कोशीला ये लोग के सारे देवता तुम पर बड़े मेहरबान हैं। तीर ठीक निशाने पर लगा है। ये वही आदमी है जिसकी शक्ल मुझे नाग देवता ने दिखाई थी। कोशीला ने खुश होकर आहिस्ता से पूछा, महाराज आपने नाग देवता का मंत्र पढ़कर फूंक दिया था ना? क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया। मैंने इस आदमी को शनाख्त करने के फौरन बाद ही नाग देवता जी का खास मंत्र पढ़कर फूंक दिया था। कोशीला ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा, हाँ महाराज, अब हमारे घर पर आने वाली मुसीबत टल गई है ना? मैंने कहा, ये मैं तुम्हें घर चलकर बताऊंगा। दरअसल मुझे अभी कोशीला से काम लेना था क्योंकि CIA के हेडक्वार्टर में कमांडो खालिद की मौजूदगी साबित हो गई थी और मुझे इसे वहां से फरार करना था और कोशीला की मदद के बगैर कमांडो खालिद के फरार का कोई मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता था। चुनाचा मैं इसको अपने हाथ में रखना चाहता था। कोशीला ने फिक्रमंद लहजे में पूछा, महाराज आप तो कहते थे कि मंत्र फूकने के बाद हमारे परिवार पर आने वाली सारी मुसीबतें टल जाएंगी। मैंने कहा, ये मैं तुम्हें घर जाकर ही बता सकूंगा। कोशीला का बाप तो CIA हेडक्वार्टर में ही रहा। कोशीला अकेली रक्षा लेकर घर आ गई। घर आते ही इसने अपनी माता को बताया कि पिताजी ने मुझे 2 आतंकवादियों से मिलवाया है। माताजी, मुझे इनसे बातें करके अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हैं। अब मेरा मजमून लोगों को बड़ा पसंद आएगा। इसकी माँ बड़ी खुश हुई। थोड़ी देर अपनी माँ के पास बैठने के बाद कोशीला धूप तापने के बहाने मुझे लेकर छत पर आ गई। छत पर आते ही वो चारपाई पर बैठ गई और मुझे साड़ी में से निकालकर अपने सामने चारपाई पर रख दिया और हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और बोली, महाराज मुझे बताएं अब क्या कसर बाकी रह गई है? मैं अपने परिवार अपने ख़ानदान को आने वाली मुसीबतों से बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैंने कहा, कोशीला मैंने तुम्हें बताया नहीं था। नाग देवता ने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें ये आदमी मिल जाए जिसकी शक्ल मैंने तुम्हें दिखाई है तो इस पर मेरा खास मंत्र पढ़कर फूंक देना। जब तुम मंत्र फूंक चुकोगे तो वो आदमी इसके असल से 3 बार दाएं बाएं सर हिलाएगा। अगर इसने ऐसा किया तो समझ लेना कि मेरे मंत्र का असर इस पर हो गया है। अगर इसने सर न हिलाया तो इसका मतलब होगा कि इस पर किसी दूसरे हमारे दुश्मन देवता का असर अभी बाकी है। समझ लेना कि कोशीला के परिवार पर आने वाली मुसीबत आधी खत्म हुई है, आधी खत्म नहीं हुई। कोशीला के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नमूदार होने लगे थे। मैंने इसे कहा, जब मैंने नाग देवता का मंत्र इस आतंकवादी पर फूंका था तो ये देखकर मैं भी परेशान हो गया था कि इस शख्स ने 3 बार तो क्या 1 बार भी दाएं बाएं सर नहीं हिलाया था। इसका मतलब था कि इस पर नाग देवता के दुश्मन देवता का असर काफ़ी गहरा और ताकतवर है। चुनाचा इस पर नाग देवता के मंत्र का आधा असर हुआ था। कोशीला ने परेशान होकर पूछा, महाराज अब क्या होगा? हमारी आधी मुसीबत कैसे ख़त्म होगी? मैंने कहा, इस बारे मुझे नाग देवता से पूछना पड़ेगा। कोशीला ने इल्तिजा की, महाराज आप अभी नाग देवता जी से पूछ लें, वो जो हुक्म देंगे मैं वैसे ही करूँगी। मैंने कहा, इसके लिए मुझे थोड़ी सी साधना करनी पड़ेगी, समाधि में जाना होगा। ये काम मैं रात के वक्त ही कर सकता हूँ जब चारों तरफ खामोशी होगी। कोशीला बोली, आप हुक्म करें महाराज, क्या मैं आपको रात के वक्त जब घर में सब सो रहे हों साथ लेकर छत पर आ जाऊं? मैं सर्दी में रात के वक्त छत पर नहीं जाना चाहता था। मुझे करना तो कुछ भी नहीं था। अभी मुझे खुद मालूम नहीं था कि ये लड़की कमांडो खालिद को फरार कराने में मेरी किस तरह मदद कर सकती है। मैंने कहा, नहीं रात के वक्त छत पर आने की ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसा करना कि रात के ठीक 12 बजे गुस्ल खाने में आ जाना। मैं वहीं ध्यान में जाकर नाग देवता जी को हाजिरी दूंगा और इनसे सारी बात कर लूँगा। कोशीला ने कहा, मैं आपके हुक्म पर अमल करूँगी महाराज। सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज़ आई। कोशीला ने मुझे उठाकर जल्दी से अपनी
अपनी साड़ी में छुपा लिया। नौकरानी छत के दरवाजे में आकर कहने लगी, माताजी कहती हैं नीचे आकर भोजन कर लो। आ रही हूँ, कोशिला ने अपने सीने पर साड़ी को दुरुस्त करते हुए कहा और फिर चारपाई से उठी और नीचे उतर गई। मैंने बड़ी तेजी से गौर करना शुरू कर दिया। मैं अपने मुजाहिद साथी कमांडो खालिद को दिल्ली पुलिस की अजियतनाक हिरासत से कैसे निजात दिला सकता हूँ, और इस सिलसिले में यह लड़की कोशिला जो CIA के इंस्पेक्टर की बेटी है मेरी क्या और कैसे मदद कर सकती है। मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात मेरे जहन में आ रहे थे, कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही थी। मैं अकेला सांप की शक्ल में ये काम सरंजाम नहीं दे सकता। एक ही तरीका काबिल अमल लग रहा था कि मैं कोशिला से कहूँ कि वो मुझे कमांडो खालिद के तहखाने को जाने वाली सीढ़ियों में छोड़ आए। मेरा ख्याल था कि मैं वहाँ छुपा रहूँगा, क्योंकि मैंने देख लिया था कि तहखाने को जाती सीढ़ियों में थोड़ा थोड़ा अंधेरा छाया हुआ था। जब कोशिला वापस चली जाएगी तो मैं कमांडो खालिद की कोठरी से बाहर खड़े संतरी का काम तमाम कर दूंगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कबाहत ये थी कि मैं संतरी को डस कर इसे अपने रास्ते से हटा सकता था, लेकिन इसकी पेटी से लगी हुई चाबी से तहखाने का दरवाज़ा नहीं खोल सकता था। एक सांप कैसे दरवाजे का ताला खोल सकता है। फिर सोचता कि जब कोशिला कोठरी से निकल रही होगी और संतरी ताला लगाने वाला होगा तो मैं इसे डस कर हलाक कर दूंगा और जल्दी से अंदर दाखिल हो जाऊंगा। लेकिन इस तरह कोशिला घबरा जाएगी। अगर मैंने इसे पहले एतमाद में लेते हुए बताया कि मैं संतरी को हलाक करने का इरादा रखता हूँ, तो मेरे पास इसको कायल करने के वास्ते कोई दलील नहीं थी कि आखिर एक बेगुनाह संतरी को क्यों मार रहा हूँ। किसी वक्त सोचता कि मैं कोई ऐसी तरकीब लड़ाऊँ कि कोशिला खुद कमांडो खालिद को CIA हेडक्वार्टर से बाहर ले आए, तो ये बात नामुमकिन लगती थी। काफ़ी सोच विचार और गौर व फिक्र करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा कि मुझे कोशिला की मदद से तहखाने की सीढ़ियों तक पहुँच कर वहाँ छुप जाना चाहिए। मैं कोशिला को ये नहीं कह सकता कि वो मुझे कमांडो खालिद की कोठरी के अंदर छोड़ाए। ये काम मैं इससे आसानी से ले सकता था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि इसके जाते ही संतरी बाहर से दरवाजे को ताला लगा देता है और मैं भी कमांडो खालिद के साथ कोठरी में बंद होकर रह जाता, क्योंकि मैं अंदर से बाहर आकर संतरी को हलाक नहीं कर सकता था। तय खाने की कोठरी का दरवाज़ा लोहे का था। जाहिर है इसमें कोई ऐसा सुराख नहीं था जिसमें से मैं गुजर कर बाहर सीढ़ियों में आ सकता था। बेहतर यही था कि कोशिला की मदद से तहखाने की नीम रोशन सीढ़ियों में किसी जगह छुप कर बैठ जाऊं और ऐन इस वक्त संतरी को डस दूं जब वो दरवाजे पर ताला डाल रहा हो। लेकिन इस वक्त कोशिला भी मौजूद होगी, मैं इसकी मौजूदगी में ये काम नहीं कर सकता। अचानक मेरे जहन में ख्याल आ गया, क्यों ना मैं संतरी के साथ कोशिला को भी हलाक कर दूं। नहीं, मेरे दिल ने कहा कोशिला एक मासूम और बेगुनाह लड़की है, इसको कत्ल करने से खुदा भी नाराज़ हो जाएगा। मुझे एक मासूम लड़की को कत्ल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोशिला मेरी दुश्मन नहीं थी, वो मेरी जान नहीं लेना चाहती थी। बिजली की चमक की तरह मेरे जहन में एक और ख्याल लहरा गया। मुझे गंधर्नी ने एक बार बताया था कि अगर मैं चाहूँ कि कोई मेरे जहर से हलाक ना हो, सिर्फ थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाए, तो मुझे इसको इस तरह डसना होगा कि मेरे जहर की बड़ी थोड़ी सी मिकदार इसके जिस्म में दाखिल हो। मुझे याद है मैंने गंधर्नी से सवाल किया था, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने किसी इंसान के जिस्म में सिर्फ इतना ही जहर दाखिल किया है जो इसको बेहोश कर दे। इसके जवाब में गंधर्नी ने मुझे कहा था, याद रखो, अगर तुम किसी को डस कर मारना नहीं चाहते बल्कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए बेहोश करना चाहते हो, तो तुम इसको सिर्फ इस तरह काटोगे कि तुम्हारे सिर्फ दांत इसके जिस्म में चुभेंगे। इसके फ़ौरन बाद तुम अपना मुंह पीछे हटा लोगे। इस वक्त यही एक तरकीब मेरे लिए कारगर और काबिल अमल थी। इसके बाद मुझे कोशिला से भी जुदा हो जाना था। हकीकत ये है कि हालात के पेश नज़र इसके बाद मुझे कोशिला की ज़रूरत भी नहीं थी। मैंने हर तरह गौर करके स्कीम को जहन में आखिरी शक्ल दे दी और मुतमईन होकर कोशिला की साड़ी में दबकर बैठा रहा। रात हो गई। कोशिला ने अपने पिताजी और माँ जी के साथ खाना खाया और गुसल खाने में हाथ धोने के लिए गई और मेरी तरफ सर झुकाकर कहने लगी, महाराज मैं अब रात के ठीक 12 बजे इस गुसल खाने में आपको ले आऊँगी। आप इस वक्त ध्यान में जाकर नाग देवता जी से दूसरा उपाय मालूम कीजिएगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।